प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आज मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर भाजपा का पलटवार। कहा, राहुल को राजनीति का ज्ञान नहीं, उन्हें इतिहास पढ़ाना चाहिए। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश दौरे पर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। दसल वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान जारी। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में होंगे शामिल। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के इतर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लाव्रोव से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे समापन समारोह में मुख्य अतिथि। आयोजन में 19 विदेशी समेत सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि शामिल। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दबदबा कायम रखते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान रखा बरकरार। आज वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी आयोजित। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लक्ष्य के सामने होगी मलेशिया के लियोंग जून हाओ की चुनौती। वहीं किरण का सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पापोव से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने रायगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक में स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित है। आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें
स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रांताओं का मुकाबला किया बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज्य भी संभव है। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक शिव राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। राज्य में शिव राज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर उनके बयान को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा देश के प्रधानमंत्री और सरकारी संस्थाओं का अपमान करते रहते हैं। ऐसे लोग आज देश का बंटवारा करने वाली संस्थान को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। उन्हें इतिहास पढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के दस्तर वन क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। जंगल के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। दरअसल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पुष्प कमल का उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही वो इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवानी करेंगे और इससे पहले कल दहल ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। केप टाउन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद के वित्त पोषण और प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला किया जाना चाहिए और इसे किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो को भी साझा किया। जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केप टाउन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री से चर्चा में द्विपक्षीय मामले, ब्रिक्स, G20 और SCO से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थायित्व को जीवन शैली विषय पर 2 दिन की Y20 बैठक कल शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत युवा देश के रूप में उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं। इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न समूहों में कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न तेलंगाना आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज़ादी के अमृत महोत्सव में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना की समृद्धि की भी कामना की। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम तेलंगाना के स्टेट के लिए संघर्ष किया है और तेलंगाना आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के जनता के हर कदम पर हम साथ दिया है। तेलंगाना विकास में हमारा रोल है। तेलंगाना जनता के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करें। आज इसी दृष्टिकोण में हैदराबाद ने आज़ाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आज हमें आयोजित किया है। उसके बाद पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के जितने भी राजभवन से हर राजभवन में भी और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे का उत्सव मना रहे हैं। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राज्य सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक भवन में तिरंगे की लाइटिंग की गई। इस अवसर पर राज्य भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। वनों और वन्य जीवन से संपन्न तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाशाली लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यह खूबसूरत राज्य नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। तेलंगाना के निरंतर विकास और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के स्थापना दिवस पर इस शानदार राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं।
और लोगों के कौशल और इसकी समृद्ध संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। मैं तेलंगाना के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि आज गोवा पहुंचेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए स्टार्टअप 20 एक प्रमुख अवसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक साथ लाता है और सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। बैठक का केंद्र बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिक पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप 20 ने हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस स्टार्टअप 20 श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लिखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 15 जून 2023 तक बढ़ा दी। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से इच्छुक उद्यमी, सक्षमकर्ता जो हैं, वो नवाचारी समाधान और ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने का अतिरिक्त समय अब उन्हें मिल पाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 देश के सभी कोनों के नवाचारों का उत्सव होगा। विजन इंडिया @2047 के विजन के साथ जुड़ा होगा, जो प्रमुख विषयों में अमृतकाल की भावना से प्रेरित विकसित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन मार्ग को रेखांकित करता है। DPIIT हर श्रेणी में एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगा। DPIIT ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रारंभ किया था। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के कई कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने रामायण के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में 2 विदेशी कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। मथुरा स्थित वृंदावन भगवान कृष्ण के भक्तों का सबसे प्रिय स्थान है, जहां अपनी प्राचीन संस्कृतियों से लोगों को रूबरू कराने के लिए वृंदावन में यमुना चुनरी मनोरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देवराज बाबा घाट के समीप किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपीएससी ने आगामी 2 जुलाई को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयुक्त परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया। ये केंद्र मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलोंग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली है। इम्फाल केंद्र के उम्मीदवार IVRS के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में यूपीएससी की ओर से सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। और वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश भर के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रमुख साधन बन रही है। इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा न केवल
आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इस योजना के तहत काफ़ी कम औपचारिकताओं के साथ करीब 10 लाख रुपए का ऋण हासिल करके स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने भी स्वरोजगार शुरू किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वहीं मुद्रा योजना ने उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सशक्त मदद उपलब्ध करवाई है। योजना के तहत 8,60,000 रुपए तक का ऋण हासिल कर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने जिला मुख्यालय में हिमाचल धाम के नाम से रेस्तरां शुरू किया है। जीवन सैनी ने मूल रूप से सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है और वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर हिमाचली व्यंजन परोसने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य लोगों विशेषकर युवाओं से इस योजना से लाभ लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मुद्रा लोन वगैरह लेके अपना कर सकते हैं अच्छे से काम, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है इसमें। बस ये है कि काम का बंदे को पता होना चाहिए कुछ। अब ये है कि काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और ये है कि और बंदों को भी रोजगार मिल रहा है साथ में। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड अधिकारी मोहित भाटिया ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा बैंक से भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी ही अच्छी योजना है, जिसमें बेरोजगार लोग 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सरकार ने ये योजना शुरू करके एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें बड़ी ही कम फॉर्मेलिटी पे 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है और अपनी मर्जी का कार्य शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के सपनों को साकार करने में कारगर साबित हुई है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि स्वीडन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा। उन्होंने स्वीडन को सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल करने के लिए तुर्की और हंगरी के विरोध को दूर करने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ गठबंधन को तोड़ने के प्रयास के बावजूद नाटो और अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि फिनलैंड के प्रवेश से और जल्द ही स्वीडन के आने से नाटो काफी मजबूत हो जाएगा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल। मई के महीने में रूस ने कीव पर 17 ड्रोन मिसाइल हमले किए थे। रूसी सेना ने जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों से राजधानी पर हमला किया। मौजूदा हमले में अपार्टमेंट इमारतों, एक चिकित्सा क्लिनिक, पानी की पाइपलाइन और कारों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि वायुसेना ने रूसी सेना द्वारा हमले में इस्तेमाल 10 मिसाइलों को रोक दिया। इन मिसाइलों की पहचान कम दूरी की इस्कंदर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में की गई। यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली रूसी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने में अधिक प्रभावी साबित हो रही है, लेकिन इमारतों में रूसी हथियारों का मलबा गिरने से जानमाल का नुकसान हुआ। तुर्की में देश के निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तौर पर रजब तैयब एर्दोगान को 52.18% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। 28 मई को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में कुल 5,20,93,375 मतदाताओं ने तुर्की में वोट डाले। एर्दोगान के खिलाफ तुर्की के विपक्षी गुट के 74 वर्षीय केमल किलिचदारोग्लू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। एर्दोगान शनिवार को संसद में शपथ लेंगे और फिर नए मंत्रिमंडल की घोषणा भी की जाएगी। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में तालिबान पर गंभीर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया पेश। विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तालिबान के स्वामित्व वाली संपत्ति से जुड़े सभी लेन देन अवरुद्ध
और गैरकानूनी होंगे और किसी भी वीज़ा या अन्य प्रवेश अनुमति दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिका ने सूडान में हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका का दावा है कि लड़ाई में शामिल पक्ष संघर्ष विराम समझौते का पालन करने में विफल रहे। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक अमेरिका सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी संघर्ष में संलिप्त अधिकारियों के साथ कुछ अन्य लोगों जो कि सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं या शामिल हैं, उन पर वीज़ा का प्रतिबंध लगा रहा है। सूडानी सेना ने बुधवार को कहा कि उसने देश पर नियंत्रण को लेकर अर्धसैनिक बलों के साथ हफ्तों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए वार्ता को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि सूडान के दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब मध्यस्थता कर रहे थे। पाकिस्तान की वार्षिक महंगाई दर मई में सालाना आधार पर 37.97% पर पहुंची। पाकिस्तान वर्तमान में बड़े राजनीतिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान उच्च विदेशी ऋण, कमजोर स्थानीय मुद्रा, घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। खाद्य समूह में पिछले वर्ष की तुलना में जिन वस्तुओं की कीमत सबसे अधिक उसमें वृद्धि हुई है उसमें गेहूं का आटा, आलू, चाय, अंडे और चावल शामिल हैं। गैर खाद्य सामग्री में पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, मोटर ईंधन, कपड़े धोने का साबुन और डिटर्जेंट और माचिस की कीमतों में वृद्धि देखी गई। इससे पहले साल दर साल जो महंगाई दर था उसका उच्चतम प्रतिशत अप्रैल में 36.4% दर्ज किया गया और सीपीआई में नवीनतम वृद्धि के साथ औसत महंगाई दर इस वित्त वर्ष के 11 महीनों में 29.16% तक पहुंची, जबकि पिछले वर्ष से 11% के आसपास थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष अब तेज हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा। आज वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी आयोजित। इसके अलावा फेंसिंग और फुटबॉल का भी आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल में भारत के किरण जॉर्ज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। आज उनका सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पापोव से है। किरण ने दूसरे दौर में विश्व के 26वें नंबर खिलाड़ी चीन के वैंग होंगयांग को 21-11, 21-19 से हराकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। पुरुष एकल में युवा स्टार लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य का सामना मलेशिया के लियोंग जून हाउ से है। इससे पहले उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फैंग को सीधे गेम 21-17, 21-15 से हरा दिया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।